सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये चीज आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था कि इससे पहले क्या था, एमडीजी था, डॉक्यूमेंट 2000 का। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट किसके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, जिसको विश्व की संसद कहते हैं, ठीक है। और 193 जो सदस्य राष्ट्र हैं यूएन के, उन सभी 193 सदस्य राष्ट्रों के लिए एक मास्टर प्लान फॉर्मेट जो है वो पहले एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से 2000 में महासभा ने जारी किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुल कितने लक्ष्य रखे गए थे, 8 लक्ष्य रखे गए थे। अब इसके बाद में 2015 में जो नया प्लान डिजाइन किया, उस प्लान को 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक कितने साल हो गए, 15 साल। 15 साल का एक दीर्घकालिक मॉडल यूएन की महासभा ने जो है प्रस्तुत किया है। और इसी डॉक्यूमेंट के तहत चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करो, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी सहायक एजेंसियां इसी डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं का संचालन करेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकारें जो हैं वो इसी डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालन कर रही हैं, यही राज्य स्तर पर, यही जिला स्तर पर। समझ आ गई बात। तो इस डॉक्यूमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है और योजनाओं को समझने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसमें 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ें अपन जो देखेंगे। तो पहली बात, ये दस्तावेज जो है, इसके लिए पहले तो ये लाइन लिख लो आप इसमें। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसमें लिखो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा वर्ष 2000 में जारी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, एमडीजी, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नामक एजेंडे के स्थान पर, विकास लक्ष्य नामक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नामक एजेंडे के स्थान पर या एमडीजी के स्थान पर, एजेंडे के स्थान पर वर्ष 2015 में वर्ष 2015 में तैयार किया गया एजेंडा SDG है, तैयार किया गया एजेंडा SDG है। इसी एजेंडे के तहत विश्व स्तरीय विकास योजनाओं और परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। सीधी सी बात, साधारण शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसमें दुनिया भर में डेवलपमेंट के लिए जितनी योजनाओं का संचालन किया जाता है, ठीक है, उन योजनाओं को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। दूसरी बात, ये एजेंडा क्या है, तो एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक मॉडल है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक मॉडल को अपनाया गया है। तो ये मॉडल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के इस एजेंडे के संगत ही है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, ये एजेंडा जो है एक दीर्घकालिक विकास मॉडल है, तो इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है, कब से कब तक है, या कब से शुरू हुआ
या इसका टारगेट क्या है, टारगेट तिथि क्या है। तो ये दूसरा सेंटेंस इसमें लिखो, इस एजेंडे का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 है। 2030 है। इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे उन टारगेट्स को अचीव करने का जो टाइम है वो 31 दिसंबर 2030 रखा गया है। इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, जैसे कई बार ये पूछ लिया कि एजेंडा 2030 किसने जारी किया है, महासभा ने, तो इसको शॉर्ट में एजेंडा 2030 के नाम से लिखा हुआ आपको मिल सकता है, एजेंडा 2030। ठीक है ना। तो चाहे ये सतत विकास लक्ष्य कहो, चाहे एजेंडा 2030 लिखे, बात एक ही है। ठीक है। या कब से इसको स्टार्ट किया गया है, या एक दूसरा ये कि क्या है ये 15 वर्षीय दीर्घकालिक विकास मॉडल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। 15 साल हो गए ये, तो इसमें ये 15 वर्षीय दीर्घकालिक विकास मॉडल इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये जो एजेंडा आया है, एजेंडा 2030, ये किस पर आधारित है। तो देखो इसमें अगला सवाल बनता है, एजेंडा 2030 4 पीज मॉडल पर आधारित है। 4 पीज मॉडल पर आधारित है, मतलब 5 ऐसी चीजें इसमें मोटे तौर पर शामिल की गई हैं जिनकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है, पी से। ये एस बहुवचन को बता रहा है। 4 पीज का मतलब ऐसी चीजें जिनकी स्टार्टिंग अल्फाबेटिकली किससे शुरू होती है, पी से शुरू होती है। वो 5 चीजें कौन सी हैं। तो पहला आप इसमें लिखो लॉग। लॉग को अपन क्या कहते हैं, पीपल। पहला की क्या है। दूसरा है समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी। तीसरा है पृथ्वी। ग्रह, और इसके लिए प्लेनेट शब्द यूज किया गया है। तीसरा पी क्या है, प्लेनेट, अपने ग्रह की बात है। चौथा है साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। और पांचवा पी जो इसमें रखा गया है वो शांति। शांति को आप हिंदी में क्या कहते हो, पीस। ये हो गया। तो देखो प्रोजेक्टेड एजेंडा 2030 या एसडीजी के 4 पीज मॉडल में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन देके उपयुक्त सभी दे दिया, सही हो जाएगा। और कोई ऐसी, जैसे इसमें ये पीपल को अपन ये बहुवचन में कम्युनिटी को बता रहा है। ठीक है। तो सवाल की लैंग्वेज क्या हो सकती है, देखो कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। चाहे एजेंडे की सीधा ये लिख दें कि एजेंडा 2030 का हिस्सा नहीं है, आधार नहीं है, या एसडीजी का आधार नहीं है, या फिर ये कह दिया कि एसडीजी के 4 पीज मॉडल में शामिल नहीं है। तो 3 तो इनमें से कोई से दे दिए, और चौथा मान लो व्यक्ति लिख दिया, पर्सन, तो व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं है। तो 4 पीज मॉडल में क्या शामिल है और क्या नहीं। तो क्वेश्चन की भाषा आप ये ध्यान रखेंगे कि निम्न में से 5 पीज में शामिल है या शामिल नहीं है, ऐसा सवाल इससे बन सकता है। ऑप्शन आपको चूज करने के लिए 5 बातें ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा कोई सा भी जैसे दे दिया तो सवाल क्या एकदम सिंपल होता है, फिर अपने को देखने को मिलता है कि ऐसा किसी गाइड में पढ़ा ही नहीं। तो इस डॉक्यूमेंट का क्या है, आधारभूत तथ्य है ये, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखो आपके सामने जो चीज़ें हैं इनको फिर दो भागों में बांटा गया है। तो इन पहले वाली जो 3 चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जब से आदमी ने अपना डेवलपमेंट की बात शुरू की है तब से लोगों की समृद्धि की और पृथ्वी की बात करते रहे। तो जैसे दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, तो इसके आगे ये जो 3 है ना, इनके आगे लिख दो परंपरागत। इन 5 में से 3 जो आधार हैं वो कैसे हैं, परंपरागत हैं। और इसके अलावा जो बच गए 2 घटक, ठीक है, वो क्या है, ये नवीन है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने इस एजेंडे में जिन 2 नई चीज़ों को विकास योजनाओं में या विकास लक्ष्यों में शामिल किया है वो 2 कौन से हैं, साझेदारी और शांति, ठीक है। अब जैसे इन में से कोई भी जैसे 3 ऊपर वाले दे दिए, एक नीचे वालों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया, तो ये आपको देते हैं कि एजेंडे का परंपरागत आधार नहीं है। तो एजेंडे का परंपरागत आधार इन दोनों में से कोई सा जो होगा वो नहीं होगा। बांट दिया ना, ये सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इनके आगे लिखने से ये नवीन मुद्दे हैं और ये ट्रेडिशनल या परंपरागत मुद्दे हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात है जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, तो आप इसमें अगली लाइन में लिखो, ये एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना है। यह एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना है। ये एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना है, दीर्घकालिक योजना है जिसे वैश्विक स्तर पर, जिसे वैश्विक स्तर पर, जिसे वैश्विक स्तर पर, जिसे वैश्विक स्तर पर और डैश कर दो। वैश्विक स्तर का मतलब क्या, अब देखो यहां मैं कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा, तो विश्व स्तर पर इसकी क्या स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या स्थिति है और राज्य स्तर पर क्या स्थिति है। तो जो संकेतकों की संख्या है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो स्टैंडर्ड जो सूचकांक है या संकेतक है वो विश्व स्तर पर 247 हैं, जबकि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 247 से ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम अपन 2030 2030 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो संकेतकों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको ये देखना है कि इस एजेंडे में विश्व स्तर पर कितने संकेतक शामिल हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 247 संकेतक, या इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके जो मुख्य लक्ष्य हैं कितने हैं, 17। और देखो टारगेट और गोल में फर्क है, ये ध्यान रखना। टारगेट और गोल्स में फर्क होता है। या टारगेट को अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। बीएड में है नहीं है, उद्देश्य और लक्ष्य पढ़ा ना आपने, वही है ये चीज। उद्देश्य और लक्ष्य में क्या फर्क है, देखो लक्ष्य से दूर स्थित प्रयोजन होते हैं और लक्ष्यों की 100% लब्धि संभव नहीं है। लक्ष्यों को 100% अपन हासिल नहीं कर सकते, जबकि टारगेट या ऑब्जेक्ट है वो लक्ष्यों तक जाने का साधन है, मार्ग है, हथियार है, उपकरण है, साधन है। समझ में आ गई बात। तो गोल्स का मतलब दूर स्थित प्रयोजन है। तो ये गोल्स कितने रखे गए हैं, 17। इन 17 गोल्स को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमने कितने टारगेट डिसाइड किए हैं, 169। ये 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने कितने उपकरण या कितने हथियार तैयार बनाए हैं, 169। तो आपको लक्ष्य और टारगेट इन दोनों में फर्क समझ गए ना। लक्ष्य कितने हैं, 17, टारगेट कितने हैं, 169। और विश्व स्तर पर इसके लिए महासभा ने कितने संकेतक तैयार किए हैं, 247 संकेतक तैयार किए हैं। इनमें कंफ्यूज हो सकता है तो शब्द को आप ध्यान में रखेंगे। तो वैश्विक स्तर पर लिख के सबसे पहले लिखो लक्ष्य, या मुख्य लक्ष्य कितने हो गए, 17। दूसरा आप इसमें लिखो टारगेट्स, टारगेट्स कितने हैं, 169। और विश्व स्तर पर संकेतकों की संख्या या सूचकांकों की संख्या कितनी है, 247। अब देखो ये फिक्स रहेगा
जैसे मान लो कि राजस्थान अभी 12 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, अगले साल फिर 13, 14, 15 ऐसे बढ़ाएंगे, तो इनकी संख्या तो हो गई फिक्स। और ये संकेतक हैं, तो इसमें दुनिया का अलग अलग राष्ट्र और अलग अलग राज्य जो अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में रहता है, तो संकेतकों की संख्या जो है वो योजनाओं को या एजेंडे को लागू करने वाली सरकार पर निर्भर करता है, वो कम ज़्यादा कर सकती है। 247 से कम भी मिल सकते हैं और 247 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सूचकांक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, ये मैंने आते ही आपको बताया SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है समावेशी हिंदी में, और समावेशी का मतलब होता है कोई भी पीछे ना रहे, डेवलपमेंट में कोई भी पीछे ना रहे। और यहाँ कोई भी का मतलब क्या है, या तो जो वर्तमान में मौजूद हैं वो, या फिर जो पैदा होने वाले हैं वो, मतलब जो भविष्य में लोग पैदा होंगे उनको भी हम किसी प्रकार के संसाधनों से वंचित न करें। तो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन हम इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर नहीं लगे। ये इस डॉक्यूमेंट का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो आप इसमें ये एक सार्वभौमिक एजेंडा है। सार्वभौमिक का मतलब है हर आदमी के लिए है, हर जीव के लिए है। ये एक सार्वभौमिक एजेंडा है जिसका नारा कोई भी पीछे ना रहे या कोई भी न छूटे, कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी पीछे ना रहे। ठीक है, इसके लिए इस एजेंडे के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अपन देखेंगे तो 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। सिंपली ये पूछ सकते हैं कि एजेंडा 2030 के मूलभूत सिद्धांतों की संख्या कितनी है, 5। तो अगली हेडिंग आप बनाओ एजेंडा 2030 के सिद्धांत, एजेंडा 2030 के सिद्धांत, एजेंडा 2030 के सिद्धांत। पहला आप इसमें लिखो सार्वभौमिकता। पहला सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है, सार्वभौमिकता का मतलब है आमजन, हर व्यक्ति इसमें शामिल हो। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत इसमें है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति है, आम जनता का कोई भी सदस्य है, कोई भी नागरिक है, उन सब के ऊपर, चाहे वो गरीब अमीर किसी भी लेवल के राष्ट्र स्टेट का मेंबर होगा। सार्वभौमिकता का सिद्धांत इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा आप इसमें लिखो समावेशिता, इंक्लूसिवनेस। समावेशिता के लिए मैंने आपको अभी बताया था, जो शब्द समावेशिता का मतलब है कोई भी न छूटे या कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी न छूटे, ये समावेशिता है। इंक्लूसिवनेस का मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा आप इसमें लिखेंगे अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता। अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता। अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता का मतलब क्या है, अंतर संबंधता या अविभाज्यता का मतलब ये है कि हम इन गोल्स को बांट नहीं सकते। अगर हम इनकी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो पूरे के पूरे 17 गोल्स के लिए एक साथ प्रयास करेंगे। तो इसमें सभी 17 के लिए इनको अपन बांट नहीं सकते कि अपन एक गोल के लिए ट्राई करें, 2 के लिए ट्राई करें। क्यों? क्योंकि इन 17 गोल्स की अभी हेडिंग वाइज अपन चर्चा करेंगे। ये 17 गोल्स इस हिसाब से डिसाइड किए गए हैं कि एक के बिना दूसरे की पूर्ति संभव नहीं है। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करें तो एक आदमी के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी खासी है, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो आदमी अच्छी शिक्षा ले सकता है क्या? या स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो आदमी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। तो अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता का मतलब क्या है? अंतर संबंधता एवं अविभाज्यता का मतलब ये है कि इन गोल्स को अपन डिवाइड नहीं करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे तो एक मुश्त कोशिश करेंगे।
ठीक है। चौथा है बहुहितधारकों की भागीदारी। बहुत हितधारकों की भागीदारी, इनमें संख्या 4 की जगह 5 की जगह 4 ही कर लेना, ये 4 ही हैं। बहुहितधारकों की भागीदारी। अभी ऊपर अपन ने पार्टनरशिप शब्द लिखा है ना, इसका मतलब है कि अकेला आदमी जो है वो इन विकास लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञता रखने वाले लोग मिलकर एक साथ ट्राई करेंगे, तभी इन गोल्स को अपन क्या कर सकते हैं। तो 5 लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखोगे, 4 कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो 2016 से हमने इस प्लान को शुरू किया, ठीक है, और 17, 18 और 19 जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो 2019 में यूएन की जनरल असेंबली का सालाना अधिवेशन, आप लोगों को पता होगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कब शुरू होता है, हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर हर साल महासभा का सालाना अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में आने वाले 1 साल के लिए किस चीज़ को वरीयता में या प्राथमिकता पर रखना है, आने वाले 10 साल के लिए किस चीज़ को प्राथमिकता पर रखना है। तो ये जो SDG है, इस पर 3 साल मंथन करने के बाद में वर्ष 2019 की सितंबर में जब महासभा की जो मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में 2019 से लेकर 29 तक इस एक दशक को क्या नाम दिया गया है, कार्यवाही दशक, डेकाड ऑफ एक्शन। कार्यवाही दशक मतलब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम कार्यवाही करेंगे। तो कार्यवाही दशक का संबंध किससे है, एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने से है। कब से कब तक है, 19 में इसको अनाउंस किया गया था, और 20 से 30 तक इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये कार्यवाही दशक की घोषणा यूएन महासभा ने कब की, 2019 में। तो आप इसमें लिखो एजेंडा 2030 को, एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासों में गतिशीलता लाने हेतु, मतलब हम जो अटेम्प्ट ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं, उनको तेज करने के लिए, प्रयासों में गतिशीलता लाने के लिए, प्रयासों में गतिशीलता लाने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए महासभा ने अपने 2019 के सालाना अधिवेशन में, महासभा ने अपने 2019 के सालाना अधिवेशन में, यह फिक्स है, सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, अपने सालाना अधिवेशन में कार्यवाही दशक, डेकाड ऑफ एक्शन की घोषणा की। कार्यवाही दशक की घोषणा की। तो देखो सीधा सा सिंपल छोटी सी भाषा में जो पूछा जाता है, कार्यवाही दशक का संबंध किससे है, तो या तो ये लिखा हुआ मिलेगा SDG के लक्ष्यों को हासिल करने से, या एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने से। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ देखो, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के नेतृत्व में काम चलता है। और देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं होके, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका होती है। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कार्यपालिका को इस एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर पर भी किसको दी जाएगी, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही दी जाएगी। किसी पॉलिटिशियन को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 2030 को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो किसने ले रखी है, नीति आयोग ने। समझ आ गई बात। और सिंपल सी बात है, जैसे इस 15 वर्षीय दीर्घकालिक मॉडल से पहले अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं को प्लान कौन करता था, योजना आयोग करता था। और योजना आयोग के कार्य हमने किसको हैंडओवर किए हैं, नीति आयोग को। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस से भी आप इस सूत्र को वहां लेके जा सकते हो। तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें लिखो राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी। एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है, नीति आयोग की है। इसके कोष्टक में आप लिखोगे राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी, राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी मुख्य सचिव की है। तो अब जिला स्तर पर आप बता दोगे किसकी है? जिला कलेक्टर की। जिला स्तर पर किसकी है? जिला कलेक्टर की। तो कहने का मतलब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनेगी इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, वो नीति आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनेगी। राज्य स्तर पर इन 17 गोल्स या इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए समिति किसकी अध्यक्षता में है? चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। तो ये प्लानर होते हैं अपने अपने फील्ड के। तो विकास योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी 1950 से अपने यहाँ इनकी है। तो ये एक मास्टर प्लान जो ड्राफ्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लागू करने की जिम्मेदारी इसी हिसाब से सौंपी गई है। तो इन तीनों की अध्यक्षता में समिति बनेगी और वो कमेटी प्लान जो है वो डिसाइड करेगी। क्लियर हो गई बात? अब अपन इसमें देखो होता क्या है, वास्तव में हमने क्या हासिल किया है, इसके लिए एनुअल रिपोर्ट जो है वो संकेतकों के रूप में जारी की जाएगी। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व के विभिन्न हिस्सों के विकास की स्थिति को कितने संकेतकों से दर्शाती है? 247 संकेतकों से दर्शाती है। और भारत में ये जो इंडेक्स है, पहले साल 2019-20 में ये इंडेक्स पहली बार जब जारी किया गया था तो उसमें 60 संकेतक यूज किए गए थे। और अभी 2021 में जो संकेतक जारी हुए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 19-20 में 57 थी और 20-21 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 60। और 60 से बढ़ाकर हमने इनकी संख्या में इजाफा करके अब कितनी कर दी है? 66 कर दी है। तो अब पुराने आंकड़े तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। पहले एक लाइन लिखो, एजेंडे की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संकेतक जारी किए जाते हैं। एजेंडे की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संकेतक जारी किए जाते हैं। 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 ठीक है। अब देखो ये संकेतक एक फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन किए जाते हैं। फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन किए जाते हैं तथा इन संकेतकों के आधार पर ही इन संकेतकों के आधार पर ही राष्ट्र, राज्य या जिले की स्थिति दर्शाई जाती है। राष्ट्र, राज्य या जिले की स्थिति दर्शाई जाती है। ठीक है। अब देखो यहां इन संकेतकों की संख्या अभी अपन वैश्विक स्तर पर कितनी कर रहे थे? 247। ठीक है। यहां आंकड़े जो लिख रहा हूं, और भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए 295 संकेतक जारी किए। फिर अपन किसकी बात करें? राज्य स्तरीय रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कितने संकेतक हैं? 330 संकेतक हैं। और जिला स्तर के संकेतकों की अगर राजस्थान के लिए बात करें, ये जिला स्तर का मतलब केवल राजस्थान के लिए, राज्य का मतलब है भारत के राज्यों के लिए, राष्ट्र का मतलब केंद्र सरकार के लिए, और ये वैश्विक जिला स्तर पर 251 संकेतकों को यूज किया जाता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने संकेतक हैं? ये कम क्यों है? क्योंकि भारत से भी दयनीय स्थिति में कई राष्ट्र हैं जो सभी संकेत
संकेतकों को एक साथ लागू नहीं कर सकते। तो ये प्रत्येक सरकार पर निर्भर करता है। तो संकेतकों की संख्या आपके सामने पड़ी है। क्लियर हो गई बात? अब यहां देखो, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये संकेतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट के रूप में 2019 में प्रकाशित किए जाने शुरू किए गए थे। मतलब इन संकेतकों के आधार पर एसडीजी की जो पहली रिपोर्ट है वो 2019 में आई थी। ठीक है, ये अपने कोई काम की नहीं है। अभी अपने को ये देखना है कि भारत की पोजीशन क्या है विश्व में। तो देखो, भारत की पोजीशन है आज की डेट में 60वां स्थान भारत का, सॉरी 66वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? 66वां स्थान है। तो आप इसमें एक सवाल तो ये लिख लो, 2020-21 का है ये। 2020-21 में भारत का समग्र स्कोर 66 है। समग्र स्कोर कितना है? 66 है। भारत का समग्र स्कोर 66 है। दूसरा, अब अपने लिए स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? राजस्थान वाली है। तो नीचे राजस्थान हेडिंग डाल के इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से देख लो आप। देखो, बजट जैसे बनता है ना, बजट का ड्राफ्ट कौन देता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार देता है। और वो खाली जो फॉर्मेट कॉलम बनते हैं, वो कॉलम बजट के जिस तरीके से बनते हैं उसी हिसाब से ये जो एसडीजी इंडेक्स है, इसका फॉर्मेट भी कौन देगा? इसका फॉर्मेट नीति आयोग देगा। भारत में एसडीजी एजेंडे की रिपोर्ट जो है किस फॉर्मेट में तैयार होगी, जैसे एप्लीकेशन लिखने के, बिल बनने के नियम होते हैं, तो ये फॉर्मेट कौन देगा? नीति आयोग देगा। और उस नीति आयोग के आधार पर प्रत्येक राज्य की सरकार जो वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 2019 में। और राजस्थान सरकार ने पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 2020 में। तो आप इसमें लिखो, राजस्थान ने एसडीजी इंडेक्स का प्रथम संस्करण, एसडीजी इंडेक्स का प्रथम संस्करण 2020 में जारी किया। ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं। एसडीजी इंडेक्स का प्रथम संस्करण 2020 में जारी किया, 2020 में जारी किया। जिसमें कुल 12 गोल्स को प्रदर्शित किया गया था। इस रिपोर्ट में 17 में से कितने गोल्स शामिल किए? ठीक है, तथा 31 संकेतक शामिल किए, तथा 31 संकेतक शामिल किए। दूसरा आप इसमें लिखो, एसडीजी इंडेक्स का द्वितीय संस्करण, एसडीजी इंडेक्स का द्वितीय संस्करण 2021 में जारी किया, 2021 में जारी किया। जिसमें कुल 13 गोल्स, जिसमें कुल 13 गोल्स तथा 55 संकेतक शामिल थे। 55 संकेतक शामिल थे। 55 संकेतक शामिल थे। देखो, ये जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इसमें राजस्थान के सभी 33 जिलों का इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, ये पहला सवाल तो ये अभी जो लिखा है ना, अभी राजस्थान में 13 गोल्स पर काम हो रहा है और कितने सिंबल यूज कर रहे हैं? 55 संकेतक इस रिपोर्ट में जारी हो रहे हैं। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले वाली जो रिपोर्ट थी 2020 वाली राजस्थान की, उसमें सभी जिलों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अभी 2021 में जो एसडीजी रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सारे 33 जिले हैं। अब यहाँ देखो, जिलों की जो स्थिति है उसको 2 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जाता है। एक तो होता है परफॉर्मर जिला और एक होता है एस्पिरेंट श्रेणी। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इन जिलों की संख्या जो है वो एस्पिरेंट और परफॉर्मर। तो एस्पिरेंट वो होता है जिनकी सिचुएशन कमजोर होती है। एस्पिरेंट का मतलब है कि वो अटेम्प्ट ले रहे हैं
और परफॉर्मर का मतलब है जिनकी परफॉर्मेंस या नतीजे हैं वो अच्छे आने लग गए। तो इस सूची में 33 में से 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं, 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो किस में, एस्पिरेंट श्रेणी में। एस्पिरेंट श्रेणी का मतलब है कि एसडीजी एजेंडे को लागू करने में वो काफ़ी पिछड़े रहे हैं, ठीक है। और इनमें सबसे पिछड़ा जिला राजस्थान में जो रहा है वो जैसलमेर रहा है, ठीक है। और परफॉर्मर जिलों की श्रेणी में टॉप पे कौन रहा है, कोटा रहा है। कौन रहा है, कोटा। और यदि ऊपर के 4 पूछे जाएं तो कोटा को छोड़ के अपन जहां बैठे हैं वो एसडीजी इंडेक्स में कोटा के बाद में टॉप पर है शेखावाटी के तीनों जिले। 1 नंबर पे कौन रहा है, कोटा। 2 नंबर पे चूरू, 3 नंबर पे झुंझुनू और 4 नंबर पे सीकर। समझ गए आप, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावाटी का बेल्ट आ गया और अपने से ऊपर खाली कौन है, कोटा है। तो ये जो यूएन का एजेंडा है डेवलपमेंट का, इस एजेंडे को लागू करने में राजस्थान में अपन बहुत ही अच्छी स्थिति में। टॉप के जो 4 जिले हैं उनमें से 3 जिले कहाँ के हैं, शेखावाटी के। अपने से ऊपर खाली कौन है, कोटा है। समझ आएगी ना बात। तो आप इसमें ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिखो एसडीजी इंडेक्स 2.0। एसडीजी इंडेक्स 2.0 मतलब दूसरी का मतलब 2021 वाली रिपोर्ट। 2.0 का मतलब दूसरी रिपोर्ट 2021 वाली। एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान के 33 जिलों में से, राजस्थान के 33 जिलों में से 7 जिले एस्पिरेंट श्रेणी में हैं। एस्पिरेंट श्रेणी का मतलब है जिनका स्कोर 60 से कम होता है, सॉरी 50 से, स्कोर 50 से कम होता है वो जिले। जिन जिलों का इस इंडेक्स में स्कोर ऑल ओवर जो एवरेज है वो 50 से कम होगा, वो कैसे जिले होंगे, एस्पिरेंट श्रेणी के होंगे। कितने जिले हैं, 7, ठीक है। इनमें सबसे कम स्कोर जैसलमेर का है, सबसे कम स्कोर जैसलमेर का है 41.69। जैसलमेर का कितना है, 41.69 स्कोर है। तो एसडीजी, अब देखो ये डाटा वैसे काम के नहीं होते हैं, आपको बता दूं, ये पॉइंट दशमलव प्रणाली में आपसे कोई नहीं पूछेगा। जैसे सवाल की, अब बहुत ही सिंपल, एजेंडा 2030 को लागू करने में राजस्थान का सबसे कमजोर दर्जे का जिला रहा है जैसलमेर, है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूनतम स्कोर हासिल करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है। और टॉप के जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें लिखो, इसको वैसे लिखो, 33 में से 7 घटा दो तो कितने बच गए, 26। शेष 26 जिले परफॉर्मर श्रेणी में हैं। परफॉर्मर श्रेणी में वो आएंगे जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। परफॉर्मर श्रेणी में कौन से जिले आएंगे, जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। तो परफॉर्मर श्रेणी में आने वाले जिलों की एकमुश्त संख्या आपको देखनी है। ठीक है, इसमें टॉप के 4 जो हैं वो लिखो कोटा सबके ऊपर, दूसरा 2 नंबर पे चूरू, 3 नंबर पे झुंझुनू और 4 नंबर पे सीकर। तो ये देखो, राजस्थान में एजेंडा 2030 को लागू करने में अपनी स्थिति बहुत अच्छी है। इसका कोटा का स्कोर जो है वो 59.3 है। कोटा का स्कोर कितना है, 59.3 है, ठीक है। अभी मैंने भारत का स्कोर कितना बताया है, एवरेज ऊपर लिखा है, ऊपर 66। अब देखो कंपैरिजन करोगे, राजस्थान में हाईएस्ट स्कोर किसका है, ठीक है। और एक डाटा और लिख लो, राजस्थान का औसत स्कोर, राजस्थान का औसत स्कोर
राजस्थान का औसत स्कोर 50.63, 50.63, 50.63। ठीक है, अब देखो इस एजेंडे की लिस्ट में राजस्थान कैसा स्टेट है? एस्पिरेंट स्टेट है या परफॉर्मर स्टेट है? मतलब एस्पिरेंट की रेंज से बस थोड़ा सा ऊपर आया है, इसलिए राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। इससे एस्पिरेंट से थोड़ा सा ऊपर आया है, परफॉर्मर स्टेट बना ही है। अगर थोड़ा सा स्कोर और गिर जाता है 0.63 तो राजस्थान भी किस स्टेट की श्रेणी में चला जाता है? एस्पिरेंट स्टेट की श्रेणी में चला जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाकी का आंकड़ा आपको देखने की जरूरत नहीं है, टॉप पे ये है, इनका आंकड़ा तो वैसे किसी का भी देखने की जरूरत नहीं है, एक राजस्थान का देखना है और एक भारत का। तो अगर भारत के सापेक्ष अपन इस एजेंडे की स्थिति राजस्थान की देखें तो 66 और 50.63 में कितना गैप है? लगभग 15 पॉइंट समथिंग स्कोर जो है वो राजस्थान का क्या है? डाउन है। तो राष्ट्रीय स्तर के डेवलपमेंट से यदि अपन तुलना करें तो राजस्थान का डेवलपमेंट इस एजेंडे के तहत बहुत ही कमजोर दर्जे का चल रहा है। क्लियर हो गई बात? अब मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है, इसके लिए मैं एक सवाल लिखा रहा हूं, आप सवाल लिखोगे। निम्न में से राजस्थान में इस एजेंडा 2030 के तहत जिस गोल पर कार्य नहीं किया जा रहा, जिस गोल पर कार्य नहीं किया जा रहा है, डैश करके पहला ऑप्शन लिखो आप इसमें। पहला लिखो जल में जीवन, जल में जीवन। दूसरा आप ऑप्शन लिखो जलवायु कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही। तीसरा ऑप्शन गोल्स के लिए साझेदारी, गोल्स के लिए साझेदारी, गोल्स के लिए साझेदारी। और चौथा आप लिखोगे इसमें असमानताओं में कमी लाना, असमानताओं में कमी लाना, असमानताओं में कमी लाना। ये सवाल मैंने आपको क्यों लिखा है? अब वापस अभी जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जैसे एसडीजी के टोटल गोल्स मैंने कितने बताए हैं? 17। और राजस्थान में जो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है या जिन गोल्स के ऊपर काम हो रहा है उनकी संख्या अभी मैंने कितनी बताई है? 13 बताई है। इसका मतलब 17 में से 13 घटाएंगे, कितने गोल्स बच गए? 4 गोल्स बच गए। ठीक है, इसमें मैंने कितने ऑप्शन लिखा दिए? 4 गोल्स। ये 4 गोल्स ऐसे हैं जिस पर राजस्थान ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। उनमें से पहला जो है उसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं सारी की सारी टेरिटोरियल है, लैंडलॉक्ड है, अपने यहाँ किसी महासागर का या सागर का हिस्सा नहीं लगता, तो पहले की तो संभावना होती नहीं। और 3 जो नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। तो 5वां ऑप्शन क्रिएट कर लो, उपयुक्त सभी। ये 4 सेक्टर ऐसे हैं या 4 गोल ऐसे हैं जिन पर राजस्थान सरकार ने कोई प्रयास जो अभी शुरू नहीं किया है। समझ में आ गई बात? अब इसमें आप एक हेडिंग डाल लो, सतत विकास के 17 लक्ष्य, सतत विकास के 17 लक्ष्य। नंबरिंग दी हुई है। अब देखो, अब यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अभी तक जो मैंने बताया वो सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस हेडिंग में जो मैचिंग करवा रहा हूं ये आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आरएस या एक स्टैंडर्ड की एग्जाम पीएससी की आप दे रहे हो, हेडिंग वही है, एसडीजी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लिया, जैसे एजेंडा 2030 में टॉप का जिला कौन सा है, 72 प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, ये छोटी परीक्षाओं के लिए हो गया। बड़ी परीक्षा में क्या होता है? तो ये 17, 1, 2, 3 और 17 तक सीक्वेंस में नंबरिंग दी हुई है। मतलब कौन से लक्ष्य में, 1 नंबर के लक्ष्य में क्या है, 2 नंबर के लक्ष्य में क्या है, 3 नंबर के लक्ष्य में
क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 17 बिंदु लिखेंगे। पहला लिखो गोल 1, लक्ष्य 1। गोल 1, यूएन के इस मिशन में पहला गोल क्या है? गरीबी का अंत। यह सवाल आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये 17 गोल्स रखें, उनमें सबसे ऊपर किस गोल को रखा है? गरीबी का अंत करना। अब गरीबी का अंत वो एक ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, गरीबी का अंत करने का मतलब है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गरीबी जो है उसको दूर किया जाए। पहला गोल इसका ये है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि एसडीजी का प्रथम गोल क्या है? गरीबी का अंत करना। दूसरा, आप इसमें गरीबी का अंत करने के बाद में 2 नंबर पर लिखो भूखमरी समाप्त करना। भूखमरी समाप्त करना है। अब देखो इन दोनों में से पहले क्या होना चाहिए, आप ये बताओ। भूखमरी समाप्त करें या पहले गरीबी दूर करें? नहीं, अरे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आदमी बैठ के ये बना के लाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा होता है और दिन भर भूखे मरते हैं। गरीबी दूर होगी ना तो ही भूखमरी दूर होगी। अगर हमारी जेब में सब कुछ पड़ा है और हम अपने आप को जेब से कंगाल समझ रहे हैं तो हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन जेब से निकाल के कुछ खाएंगे नहीं। पहले क्या जरूरी है? गरीबी दूर करना। गरीबी का मतलब खाली भूख की गरीबी नहीं है, भूख की, पेट की गरीबी, दिमाग की गरीबी, पॉकेट की गरीबी, विचारों की गरीबी। समझ गए आप? गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है? समझ रहे हो ना आप? तो किसी भी प्रकार की पुअरनेस हमारे पास नहीं है तो ही हम भूखमरी को समाप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तीसरा जो टारगेट है, अब देखो, पहले गरीबी दूर करो, फिर भूखमरी दूर करो, फिर अपन किसकी बात करेंगे? देखो, भूखे हैं तो बीमार होंगे ही, जब तक भरपेट खाएंगे ही नहीं तो स्वास्थ्य का सवाल ही नहीं है। वो एक सुना नहीं क्या, एक जोक, एक कोई मास्टर किसी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कब्ज हो रखी है बहुत तेज। ठीक है, तो उसने पहले दिन 3 दिन की दवाई दी। 3 दिन बाद पेशेंट फिर आया, बोला साहब कब्ज नहीं टूटी। तो उसने एक इंजेक्शन दिया और बोला जा बाहर टॉयलेट में जाके फ्रेश हो गया। तो 5-10 मिनट बाद में पसीने में लहूलुहान होके बाहर आया, बोला साहब पार नहीं पड़ी। तो बोले यार तेरे को जो इंजेक्शन दिया उससे आती की कब्ज टूट सकती है? फिर बोला यार तू करता क्या है? बोला मास्टर हूँ। तो डॉक्टर ने 50 का नोट दिया, बोला पहले कुछ खा के आ, पहले कुछ खा के आ। तो ये सीक्वेंस बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से रखा हुआ है। अब आप किताब में पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा डिजाइन करने वालों का विचार क्या था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 नंबर पे आप लिखो आरोग्य एवं कल्याण। आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य होता है। आरोग्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कल्याण। चौथा है ठीक होंगे तो हम पढ़ेंगे। तो 4 नंबर पे क्या आ गया? शिक्षा। एकदम साइकोलॉजिकल तरीके से रखा गया इनको। चौथा लक्ष्य क्या है? शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अलंकार लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एजुकेशन ध्यान में रखना है। 5वां क्या है? शिक्षा जब हम देंगे तो किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां लैंगिक समानता की बात की गई है। लैंगिक समानता। अब देखो यहां मैं आपको बताऊं, लैंगिक समानता का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है। देखो आरएस वगैरह में मेंस में हमेशा ही आता है, एक शब्द लिखते हैं सेक्स, जिसका अर्थ अपन किस से लेते हैं? मेल या फीमेल से। और अभी एक तीसरी कैटेगरी ट्रांसजेंडर की ओर आ गई। ट्रांसजेंडर की विधिवत लीगली है तो लिंग दोनों कितने होते हैं? अदर्स होता है। क्या होता है और? नहीं, आपको 3 ही मान्य हैं। मतलब लीगल ये प्लान्स जितने उनमें कानून में कितने सेक्स डिसाइड किए गए हैं, तो कितने लिंग डिसाइड किए गए हैं? 3, मेल, फीमेल और
ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब दूसरा, ये लिंग शब्द के लिए बता रहा हूं मैं। लिंग शब्द के लिए एक अंग्रेजी की टर्म होती है, सेक्स लिखी हुई होती है। जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपका सेक्स मेल है, फीमेल है, ऐसे भरते हो ना। और एक इसी के लिए ये लिखा होता है जेंडर। क्या है ये? सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? दोनों को हिंदी में तो अपन लिंग ही लिखेंगे। क्या फर्क है इन दोनों में? ये फिजिकली नहीं, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंसेप्ट। जैविक दृष्टि से हम क्या हैं? नर हैं, मादा हैं, या नपुंसक हैं। उभयलिंगी दूसरी चीज होती है। नहीं, उभयलिंगी दूसरी चीज। उभयलिंगी में होता है एक ही जीव में मेल और फीमेल के दोनों ऑर्गन्स होते हैं। जैसे केंचुआ पढ़ा ना अपन ने, केंचुआ उभयलिंगी, हर्मेफ्रोडाइट शब्द लिखते हैं उसके लिए, मतलब जिसमें बॉडी का एक पार्ट फीमेल का काम करेगा, दूसरा पार्ट मेल का। तो केंचुए में मेल और फीमेल मतलब एक ही जीव जो है वो प्रजनन कर सकता है, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, उभयलिंगी दूसरी चीज होती है। ये क्या है? ट्रांसजेंडर क्या है? नपुंसक, जिसको अपन मेल और फीमेल में काउंट नहीं कर सकते। आदमी में ऐसा केस नहीं हो सकता कि आदमी हर्मेफ्रोडाइट हो, उभयलिंगी नहीं हो सकता आदमी है। नहीं तो फिर केंचुए की तरह अपनी प्रजाति भी हर्मेफ्रोडाइट ग्रुप में पढ़ाई जाएगी है। ये चीज, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है? जेंडर इज ए कल्चरल कंसेप्ट। क्या है? कल्चरल कंसेप्ट। अब बताओ, कल्चरल में बायोलॉजिकल का मतलब है कि भगवान ने अपने को बॉडी के पार्ट्स जो दिए हैं उनके हिसाब से अपना क्या होगा? निर्धारण होगा। कल्चरल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमने मेल और फीमेल के लिए कुछ चीजों को लिख दिया। जैसे पहनावे में कुछ लिख दिया, कामकाज में कुछ लिख दिया, जैसे रसोई में खाना औरत ही बनाएगी। तो ये सेक्स का मुद्दा नहीं है, किसका है? तो कल्चरल का मतलब है कि जैसा कल्चर होगा वैसा ही उनके साथ क्या होगा? बिहेव होगा। समझे आप? तो मेल के साथ हम कैसा बिहेव करेंगे, उसका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, एक्टिविटी कैसी होंगी, फीमेल की कैसी होंगी। जैसे अपन शाम को पवा लगा के चले जाते हैं, ठीक है, और घरवाली लगा के आ जाए तो हैं है ना? तो जेंडर का मतलब समझ गए? जेंडर एक सांस्कृतिक अवधारणा है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल में ये दूं, जैसे अपन नपुंसक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नपुंसक की बात करते हैं। तो जो हिंजड़े होते हैं इनको अपने कल्चर में क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें शुभ कार्य की शुरुआत ही इनसे होती है। जैसे राजस्थान, भारत का बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, जैसे बच्चे का जो अपन करते हैं ना संस्कार, न्याण वगैरह, जड़वा, छूचक, तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं। तो संगीत की शुरुआत ही किन से करवाते हैं? इनसे करवाते हैं। तो हिजड़े के प्रति जो कल्चरल डायमेंशन है वो अलग अलग है। तो देखो यहाँ जेंडर शब्द क्या है? संस्कृति। और इसका मतलब है कि जेंडर माहौल और स्थान के अनुसार बदल सकता है। जैसे अपने कल्चर की और वेस्टर्न कल्चर की तुलना करें तो फीमेल की सिचुएशन क्या वही है क्या? नहीं है ना? तो ये आपको लिंग शब्द जो है इसके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां ये जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता की अपन बात करते हैं, ये कैसे भेदभाव का? सेक्स की बात करता है या जेंडर की? जेंडर की बात करता है। तो लैंगिक के ऊपर जेंडर शब्द लिख लो है। जेंडर का मतलब है जैसे घर में फैसले लेते हैं तो मियाँ जी लेते हैं, ये क्या है? जेंडर अवधारणा है। अब गर्दन मत हिला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे उनका नामकरण जो है वैसे होता है, जो आदमी और लुगाई का नाम होता है ना, उसमें जनरली अपन क्या कहते हैं? पहले आदमी का नाम लेते हैं, आप फुलाड़ी कमली है। इसका मतलब क्या है? डिसीजन पावर किसके पास है? फूला के पास है। और कई लोगों के बारे में ये कहते हैं कि ये कमली वाला फूला है। इसका मतलब डिसीजन पावर किसके पास है? कमली के।
ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आप इतिहास उठा के देखोगे, जैसे अपने यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था, आप वैदिक सभ्यता को पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का नाम पुरुष से पहले लिया जाता था, इसीलिए वो मात्र सत्तात्मक समाज था। आज पुरुष का नाम अपन पहले लेते हैं, लेकिन अब अपना कल्चर वापस मात्र सत्तात्मक समाज की ओर रुख कर रहा है। सरकारी एक्टिविटी आप देखते हो, भामाशाह, जनाधार हैं, और सरकार के जितने टेंडर छूटते हैं 33% दारू के ठेके महिलाओं के नाम, क्या है ये? वापस मात्र सत्तात्मक समाज की ओर रुख कर रहे हैं अपन। आप पॉलिसीज को आप स्टडी करोगे तो ये क्या है? ये लैंगिक विषमताओं को दूर करने के लिए, लैंगिक समानता को कायम करने के लिए सरकार के सारे प्लान आ रहे हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट आने के बाद ही हुए हैं सारे। जैसे मंडी में दुकानों का वो होता है, लाइसेंस दिया जाता है, तो 33% महिलाओं के लिए रिजर्व है। दारू के ठेके छूटते हैं, महिलाओं के लिए रिजर्व है। क्यों है ये? इन डॉक्यूमेंट्स की बदौलत है। ये डॉक्यूमेंट्स जारी होने के बाद में लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए सारे प्रयास सरकारें कर रही है। ठीक है, तो इनका मूल सोर्स जो अपन देख रहे हैं एक्चुअल में, उनका मूल सोर्स इस डॉक्यूमेंट में, एजेंडा 2030 में। कितने हो गए? छठा, शुद्ध जल एवं स्वच्छता। शुद्ध जल एवं स्वच्छता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता। तो देखो, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, तो सरकार जो है स्वस्थ पानी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपने नागौर, अजमेर, ये जो कुबड़ पट्टी बेल्ट है, इसमें सरकार बड़े बड़े आरओ प्लांट लगा रही है। समझा की बात? तो ये क्या है? शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की जो मुहिम चल रही है, ये भी इस एजेंडे का हिस्सा है, और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर इसके बाद में 7वां गोल है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती का मतलब है कम खर्चीली, एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका मतलब क्या है? अब देखो, अपन विंड पावर पे, पवन ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे, इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कोयले में अपन प्लांट में जला के और बिजली बनाएंगे तो बहुत बड़ा प्रदूषण होगा। दूसरी बात, ज़मीन से अपन भूगर्भ से कोयले को निकाल रहे हैं तो भूकंप या जो आंतरिक आपदाएं हैं पृथ्वी के गर्भ में, उनकी संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर अपन सोलर प्लेट से एनर्जी बना रहे हैं तो खतरे बहुत कम है। सोलर प्लेट से अगर एनर्जी बना रहे हैं तो खाली इन प्लेटों से जो प्रदूषण फैलता है उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोलर प्लांट वगैरह का जो प्लान आ रहा है वो सब इस एजेंडे में है। ठीक है, 8वां जो बिंदु है वो है सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। देखो, सम्मानजनक कार्य क्या है? तो मैंने आपको कल पिछले प्लानों में बताया था कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी अर्थव्यवस्था तो जुटा लेते हैं, लेकिन काम क्या है? सम्मानजनक नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे वेश्यावृत्ति के लिए प्लान्स मैंने आपको बताए थे, तो उससे पैसा तो जुटा सकता आदमी, लेकिन सम्मान नहीं जुटा सकता। तो जो लोग इलीगल और अपने सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ में फंस गए हैं, उनको वापस बाहर निकालने के लिए, या बाल अपराधियों के बारे में मैंने आपको प्लान्स बताए, तो उनको वापस निकाल कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको स्किलफुल कार्य सिखाने के लिए कितने सारे प्लान अपन ने पढ़े हैं। वो सारे प्लान इसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं। मतलब कार्य ही नहीं होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए? सम्मानजनक होना चाहिए, और आर्थिक विकास मतलब उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो प्लान समझ में आ रहे हैं ना? वो कुछ प्लान्स मैंने आपको पहले इसलिए बताए ताकि ये डॉक्यूमेंट आराम से समझ में आ जाए। तो ये कौन सा गोल है? 8वां। 9वां गोल आप इसमें उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना। उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना। अवसंरचना कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? सड़क, पानी, बिजली है, या कॉलोनाइजिंग जैसे कॉलोनी बसाना, ठीक है, ये, या भवन निर्माण, ये सब किस में आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, अवसंरचना में आते हैं। तो देखो यहाँ आगे में आपको देखो उद्योग, नवाचार एवं
अवसंरचना। आगे अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, रिको की अपन बात करेंगे। तो एक टाइम था जब कोई आदमी अगर उद्योग लगाना चाहता था तो वो सरकारी दफ्तरों के पीछे सालों तक भटकता रहता था लाइसेंस के लिए। आज सिंगल विंडो स्कीम राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है, और कोई भी आदमी राजस्थान में, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, बस उसका उस दफ्तर तक पहुंचना पर्याप्त है। उसके बाद उस सिंगल विंडो खिड़की के ऊपर पटवारी, कलेक्टर, एसडीएम, यहाँ तक कि सेक्रेटरीट के सचिव वगैरह सब वही मिलेंगे, और एट द स्पॉट पूरी फाइलिंग हो जाती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है, कहीं भी उसको जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये उद्योग, नवाचार और अवसंरचना में सुधार के लिए है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान आए, अब इसमें स्टेट पॉलिसी कुछ भी लगा सकता है। 5 साल के लगभग हो गया, आप लोगों में से किसी ने यदि ये शब्द सुना है तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो क्या है। वॉलमार्ट क्या है? सुना है क्या? पार्लियामेंट में वॉलमार्ट को रिटेलिंग मार्केट में उतरने की अनुमति भारत की संसद ने दी थी। ये अमेरिकन कंपनी है। उस समय आलोचना हुई थी कि जैसे ये रिलायंस फ्रेश के सेंटर लगे हुए ना, ऐसे सारे जो रिटेलिंग आज अपन परचून की दुकान से या दवाई लेते हैं, किराना की दुकान से लेते हैं, हार्डवेयर से लेते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स के लिए वॉलमार्ट को यहाँ बिजनेस की परमिशन दे दी थी। तो लोग सड़कों पर उतर आए थे कि ये दोबारा औपनिवेशीकरण है, ईस्ट इंडिया कंपनी की राह पर हम चल पड़े हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। क्या था? इस वॉलमार्ट को भारत में रिटेलिंग मार्केट में उतरने की कंडीशन दी थी। उसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ से नीचा इन्वेस्टमेंट अगर ये कंपनी करती है तो हम लाइसेंस नहीं देंगे। दूसरी बात, इस 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ जो है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करवाएंगे। समझ गए आप? हम यहाँ बिजली का प्लांट लगवाएंगे, उससे सड़क बनवाएंगे, भवन बनवाएंगे। तो कल को ऐसी कंपनी भाग के जाती है तो सड़क को तो उठा के नहीं ले जाएगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो छोड़ के जाएगी। तीसरा ये बताया कि खाद्यान्न मटेरियल में ये कंपनी जो बेचेगी उसका 50% हिस्सा स्थानीय किसानों से खरीदेगी। अमेरिका, कनाडा वहाँ से आयात नहीं करेगी। 50% जो कृषि उपज है वो 30-35 किलोमीटर के दायरे के किसानों के पास यदि है तो उनसे ही उसे खरीदना पड़ेगा। वॉलमार्ट सफल नहीं हुई क्योंकि वॉलमार्ट को कमाई कम और पैसा डूबता ज़्यादा नजर आया था। ऐसा ही महाराष्ट्र में अपन ये कहते हैं कि बिजली को विदेशी कंपनियों को देना बुरी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिकन कंपनी एनरॉन को अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर दे दिया था कि बिजली बनाओ और बेचो, महाराष्ट्र वालों को हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कंडीशन कुछ ऐसी लगा दी थी कि ये लोग फीडर लगाएंगे, खंबे लगाएंगे, वायरिंग करेंगे, ये घाटे में आएंगे, भाग के जाएंगे, उस दिन लेके नहीं जाने देंगे इनको। तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देखो कितना, ये 2 दशक पहले की बात है, पूरे महाराष्ट्र को इलेक्ट्रीफाई करवा लिया इस कंपनी से और घाटे में आके वापस भाग गई है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखो, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ऐसे जैसे DMIC प्रोजेक्ट आप पढ़ते हो, DMIC का मतलब क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये इंडस्ट्री के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली किधर है? इधर है। और मुंबई किधर है? इधर है। ये इधर दिल्ली से अपने अलवर होते हुए, पाली, जोधपुर होते हुए लगातार एक बेल्ट लगेगा जिसमें तरह तरह की इंडस्ट्री लगेगी। इसका 40% जो काम है वो शुरू हो चुका है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया उस दिन राजस्थान में रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब हम रोजगार लेने वालों में नहीं, रोजगार देने वालों में हो जाएंगे, रोजगार के डोनर हो जाएंगे। तो ये क्यों पॉसिबल है? तो ये देखो, इसके तहत इंडस्ट्री, उद्योगों को लगाओ, इनोवेशन, नवाचार करो, अवसंरचना विकसित करो। ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? ये शहर है, यहाँ आज हम डेवलप हुए हैं तो इसका कारण यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। सीकर शहर को मैंने मतलब पूरे को डेवलप होते हुए देखा। आज अपन जहाँ बैठे यहाँ जंगल था जब मैं पहली बार सीकर आया था, और यहाँ अगर कोई आदमी गांव से बस में बैठ के आता, यहाँ उतर जाता तो वहाँ जाते जाते ऐसे डर लगता था, बबूल थे, पूरा जंगल था यहाँ।
कोई प्लॉटिंग तो बहुत दूर की बात है, वो फाटक था, फाटक के पास वो शारदा मेला का एक हॉस्पिटल था छोटा सा, वो भी ऐसा लगता था कि शहर से बाहर है, फाटक के पास। तो ये मेरे देखते देखते पनपा। इसके पीछे केवल क्या है, सड़कें अच्छी बनी, बिजली की अच्छी व्यवस्था हुई, कॉलोनीज अच्छी बसी, संस्थाएं अच्छी आई, डेवलपमेंट हो गया। अगर हम नौकरी से इतना डेवलपमेंट करना चाहते तो कुछ नहीं कर पाते थे। इधर देखो, इन कॉलोनियों में जिन सर्विसमैन ने प्लॉट लिए थे, मकान बनाए थे, यहाँ रहने के लिए आए थे, वो सब गांव की तरफ भाग गए। तो डेवलपमेंट उनसे नहीं होता है, डेवलपमेंट इन चीज़ों से होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो किस गोल में शामिल की गई है, 9वें गोल में शामिल की गई है। 10वां गोल लिखो आप इसमें, असमानताओं में कमी लाना। असमानताओं में कमी लाना, क्यों? तो गणित पढ़नी है तेरे को बैंकिंग की, तब तो उधर पढ़ाते हैं गुरुजी। अरे एग्जाम क्या की, एक बीएड की कोई एग्जाम हुआ है क्या? ये सब दे रहे हैं, इन दो को छोड़कर ये सब बीएड दे रहे हैं। हैं? लड़का ये तो यही छाप के आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ हैं? आज थोड़ी एग्जाम जा पे, ठीक है। यहां देखो, वो अभी जो लैंगिक समानता कायम करना, वो जेंडर कंसेप्ट थे, और अभी इसमें मैंने क्या लिखा है, असमानताओं में कमी लाना। असमानताओं का मतलब सारे आ गए, जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता, समझ में आ गई बात, भाषा, किसी भी आधार के ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो राजस्थान सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई प्लान शुरू नहीं किया है। अभी मैंने जो लिखा है ना, उस ऑप्शन के कोष्टक में लिखो आप एक चीज। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, असमानताओं में कमी लाना। कौन सा गोल है ये? 10वां। उसके कोष्टक में गोल नंबर 10 है। तो गोल नंबर 10 के लिए राजस्थान सरकार ने कोई प्लान शुरू नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जलवायु कार्यवाही, ये गोल नंबर 13 है। तो जलवायु सुधार के लिए भी राजस्थान सरकार का कोई प्लान नहीं आया अभी तक। अगला जल में जीवन, ठीक है, 14 नंबर का लक्ष्य है ये। तीसरा ऑप्शन जल में जीवन कितने नंबर का है? 14 नंबर का। और लास्ट गोल्स के लिए साझेदारियां, पार्टनरशिप, ये 17 नंबर का गोल है। तो देखो 10, 13, 14 और 17 नंबर के लक्ष्यों के लिए राजस्थान सरकार ने अभी कोई प्रयास नहीं किया। बाकी सारे गोल्स पर राजस्थान सरकार ने प्लान ले लिए हैं। 11वां लिखो, संधारणीय शहर एवं समुदाय। संधारणीय शहर एवं समुदाय, संधारणीय शहर एवं समुदाय। संधारणीय किसको कहते हैं? संधारण का मतलब है जिस चीज को अपन धारण करते हैं। तो देखो, अच्छे रोजगार के अवसर, सुरक्षित आवास, ठीक है, सुरक्षित अर्थव्यवस्था, सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन सेवा। संधारण का मतलब जिन चीजों को हमें धारण करना चाहिए, रखना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो राजस्थान सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास कर रही है, रोजगार के लिए कर रही है, चिकित्सा के लिए कर रही है। तो इस पर प्लान आ गए, तो ये इस गोल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। देखो, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम एंड प्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल देखो, अपन क्या ले सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट को कम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं, या प्लास्टिक की जो थैलियां हैं इनको अपन बैन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो ये सारा क्या है, हम जैसे कहते हैं कि आप जूट या कपड़े का थैला लेके जाओ सब्जी की दुकान के ऊपर, या फ्रूट्स लेने जाते हो, किराने की दुकान पे जाते हो, तो ये क्या, ये उत्तरदायी उपभोग है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम है। पर्यावरण को इससे किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं होता है।
ठीक है। या फिर जैसे खतरनाक वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनका लाइसेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, निरस्त हो रहा है। तो इस मामले में कई प्लान आ रहे हैं अपने सामने। नेक्स्ट जलवायु कार्यवाही 13वां क्या है, जलवायु कार्यवाही। ये 13वां लक्ष्य है, ये भी शामिल नहीं है। क्लाइमेट के लिए अपन किसी विशेष प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक लेके नहीं आए हैं। अगला है जल में जीवन। जल में जीवन, तो देखो इसमें क्या है, जल में जीवन जो गोल है या लक्ष्य है, यहां देखो पहले दिन मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पारितंत्र है जल, तो सबसे ज़्यादा जीव जातियाँ या जीवों की संख्या किस में है, पानी में है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर की वजह से कई जलीय जीव और जातियाँ नष्ट हो रहे हैं, और उनको बचाने के लिए विश्व स्तर पर बहुत सारे जैसे प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं, संधियाँ हैं, ये सब हो रही है। राजस्थान सरकार ने न तो इस पर प्रयास शुरू किया है, और क्यों नहीं किया, ऐसा करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा जल पारितंत्र सागर महासागर अपने यहाँ टच नहीं करता है। फिर नेक्स्ट भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। इसमें है, देखो इसमें क्या है, जैसे कुछ जीव जो खतरे के निशान पर है उनकी शिकार पर प्रतिबंध है। सलमान खान का एग्जाम्पल अपने सामने है, ठीक है। या फिर जैसे कुछ वनस्पतियों को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी घर घर औषधीय पादपों का वितरण किया गया, 4 पौधे सब जगह बांटे गए। इसके अलावा वनों का प्रबंधन अपन ने वनों का वर्गीकरण कर रखा है कि कहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती, कहाँ लिमिटेड गतिविधियाँ की जा सकती हैं, कहाँ पशुचारण किया जा सकता है। जल और हवा से मिट्टी का जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्लान हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेम समस्या है, सेम समस्या जानते हो हैं, क्या होती है सेम समस्या, जहाँ अत्यधिक सिंचाई होती है तो उस सिंचाई से क्या होता है कि पानी में भी नमक तो होते ही हैं, तो उस मिट्टी के क्या होते हैं, छेद बंद हो जाते हैं, रिसाव नीचे बंद हो जाता है और वो पानी ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो जैसे IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना फील्ड में सेम समस्या है। IGNP के अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़ इधर भी अपने सेम समस्या है। चंबल से जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं निकली उनमें भी सेम समस्या। दोनों का उपाय डिफरेंट है, ये अपन आगे जब नहरी सिंचाई पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उधर कैसी समस्या है और इधर कैसी समस्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो ये सारे प्लान भूमि पर जीवन, तो जैव विविधता, जीवों के शिकार, वनस्पति के संरक्षण, ठीक है, जंगलों के प्रबंधन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी भी प्रकार का पुनर्स्थापन, कोई पुनर्स्थापन का मतलब है जैसे अभयारण्य वगैरह हैं, कोई जंगली जीव है वो नष्ट होने के कगार पर है, तो उसके लिए अपन वो उस अभयारण्य को विशेष जीव से, कि जैसे लेपार्ड को कहाँ सुरक्षित किया है, टाइगर को कहाँ सुरक्षित किया है, काले हिरण को कहाँ सुरक्षित किया है, चित्तल को कहाँ सुरक्षित किया, तो ये सब योजनाएं हैं। तो इस गोल के ऊपर अपन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं। 16वां शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं। शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, इसमें देखो विधिक या कानूनी प्रयास सारे आ जाएंगे इसमें। शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, ठीक है। इसमें कानून सारे, जैसे बालकों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून हैं, महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून हैं, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे कानून हैं। या फिर जैसे बहुत सारी संस्थाएं राज्य स्तर पर अपन ने राज्य मानवाधिकार आयोग बना रखा है, राज्य महिला आयोग बना रखा है, तो ये सब क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना रखा है। ये सब कानूनी प्रयास हैं, किस लिए, शांति न्याय के लिए संस्थागत प्रयास। तो बहुत सारी संस्थाओं का राजस्थान सरकार ने गठन कर रखा है और अब आगे भी अपन करते जा रहे हैं, तो ये प्रयास अपन ने किए हैं। और 17वां है गोल्स के लिए साझेदारी। गोल्स के लिए साझेदारी,
गोल्स के लिए साझेदारी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो टारगेट्स अपन पढ़ रहे हैं, इन टारगेट्स के लिए नागरिकों के साथ, सरकारी संस्थाओं के साथ, स्वयंसेवी संगठनों के साथ, प्राइवेट संस्थाओं के साथ, अन्य राज्यों की संस्थाओं के साथ, अन्य राष्ट्रों की संस्थाओं के साथ, हमारे राज्य की जो संस्थाएं हैं उनका कोलैबोरेशन अभी जीरो है। ऐसा प्रयास मतलब नागरिक सरकार के साथ मिलकर, ठीक है, प्राइवेट संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर, या दूसरे राज्यों की संस्थाएं राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इन गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें, ऐसा पैक्ट हमारे बीच आज तक नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस 17वें गोल के ऊपर भी अभी काम शुरू नहीं किया है। कहने का मतलब आगे सरकार के पास स्कोप क्या है, इन गोल्स को हासिल करने के लिए सरकार को कौन सी गतिविधियों को शुरू करना चाहिए। तो ये 4 गोल्स ऐसे हैं जिन पर अभी एक्टिविटी शुरू होना बाकी है। तो अगले बजट में या उससे अगले बजट में ऐसी कोई व्यवस्था आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सवाल इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की अध्यक्षता वाली समिति की है, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की है, और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति की है। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, एक सवाल जो उधर मैंने आपको बताया है कि परफॉर्मर है या एस्पिरेंट है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी तो 2 ही है, लेकिन स्टेट की कैटेगरी कितनी है? 4 है। तो इसमें लिखो एसडीजी एजेंडे में राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की 4 श्रेणियां हैं। राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा बता के छोड़ा कि राजस्थान कैसा है, परफॉर्मर स्टेट है, यही बताया ना, ठीक है। जिलों की कंडीशन मैंने आपको बताई दी। तो आप इसमें पहली श्रेणी लिखो अचीवर। अचीवर स्टेट कौन से हैं? अचीवर स्टेट वो है जिनका स्कोर पूरा 100 है, मतलब पूरे टारगेट को हासिल कर लिया। राजस्थान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसको हम अचीवर मान सकते हैं, या है कोई ऐसा? अभी वो तो मैंने आपको क्या बताया है, वो औसत बताया है। अचीवर स्टेट वो है जिसका स्कोर कितना है? 100 है पूरा, मतलब उस टारगेट को पूरा कर लिया है। यहाँ आपके लिए एक सवाल जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो सवाल ये है कि राजस्थान जो है वो 7 नंबर के गोल में क्या आ गया है? अचीवर स्टेट की श्रेणी में आ गया है। 7 नंबर का गोल देखो क्या है, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। इस मामले में राजस्थान को 100 अंक दिए गए। तो इसमें राजस्थान अचीवर है, कहीं भी लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो चाहे वहाँ उस कैटेगरी में लिख लो। और इस एक के अलावा 7वें गोल के अलावा कोई सा गोल ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान ने सारे टारगेट को अचीव किए हैं। तो पहली श्रेणी कौन सी है? अचीवर स्टेट, जिसका इंडेक्स स्कोर पूरा कितना है? 100। दूसरा लिखो आप फ्रंट रनर। फ्रंट रनर वो है जो अचीव करने के कगार पर है। फ्रंट रनर का स्कोर 65 से 99 होता है। फ्रंट रनर का स्कोर कितना है? 65 से 99। और तीसरा है परफॉर्मर, ये 50 से 64। 50 से 64। तो राजस्थान का कितना बताया था मैंने? 50.63। तो अगर सारे 17 गोल्स की बात करें तो राजस्थान किस में आएगा? परफॉर्मर में। और अकेले किफायती और स्वच्छ ऊर्जा या गोल नंबर 7 की बात करें तो इस एक कैटेगरी के लिए राजस्थान कैसा स्टेट है? अचीवर। तो एजेंडा 2030 में किस श्रेणी के लिए राजस्थान अचीवर स्टेट है? 7वें गोल के लिए या किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अचीवर स्टेट है ये। तीसरा हो गया 50 से 64। चौथा लिखो एस्पिरेंट स्टेट, 50 से कम, स्कोर 50 से कम, स्कोर 50 से कम।
ये इस इंडेक्स में मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलो, कोई भी समस्या जो नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हो।